नमस्कार साथियों। आपको यहाँ पर मैंने हेडिंग आपको दिख रही होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए कुछ खास बातें कि वो तैयारी किस प्रकार करे, वो तैयारी कब से करे और तैयारी कैसे करे, पुस्तक कौन सी पढ़े, यानी कौन सी ऐसी बुक्स पढ़े ताकि जल्दी वो सफल हो जाए। इन तमाम बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और पहले ही बता दूं कि ये मेरे विचार है या मेरा अनुभव है या मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है आप सहमत हो या असहमत हो, वो आपकी एक निजी राय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि मेरे और आपके विचार यहाँ पर मिले नहीं, आप उस बात पर येस और मैं उस बात पर नो हो, तो हो सकता है ये आपके विचार हैं, अपने अपने विचार हैं। लेकिन जो मेरे विचार है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आज के टाइम में जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या वास्तव में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन तमाम बातों पर अपन चर्चा करेंगे। और क्या एजुकेशन की जो लेवल है वो क्या पहले का सही था या अब का सही है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आप सभी प्यारे दोस्तों का एसबीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। और मैंने जो क्वेश्चन पहले से मैंने लिख दिए हैं, सारे क्वेश्चनों पर एक एक टॉपिक को लेकर अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं। पहला मैंने जो क्वेश्चन लिखा है कि ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है कि आज के टाइम में लोग 10 साल 12 साल 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्ज़ाम फाइट नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो रीज़न आपको मैं बता दूं कि वो या तो वो बंदे ऐसे हो सकते हैं जिसने अपनी जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन है, उसको सही तरीके से सही ढंग से उसने पढ़ा नहीं, या उसने स्कूल तक बढ़िया तरीके से पढ़ा, लेकिन जैसे ही कॉलेज का मैटर 3 साल का आया उस टाइम उसको अपनी लाइन को क्या कर दिया, छोड़ के किसी दूसरी लाइन पर चला गया। तो कुछ भी कारण हो सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का लिखने का मकसद है, अगर आप स्कूल का बेस यानी 12 साल आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है, प्लस आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की होती है या इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का होता है, जो भी अभी के टाइम के अनुसार अगर आप एकदम सही तरीके से ये आप एजुकेशन पूरा करते हो तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से सफल हो गए। कोई भी एग्ज़ाम दो उसमें आप ज़रूर सफल हो गए, असफल नहीं होने वाले हो। और मैं तो ये मानता हूँ जिसने एजुकेशन में स्कूली शिक्षा प्लस ग्रेजुएशन सही ढंग से की है, वो बंदा, आप शायद ही आपको ये मिले आसपास की वो बेरोज़गार है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छे रोज़गार पर है। क्यों? चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो प्राइवेट में, क्योंकि उसने स्कूल प्लस ग्रेजुएशन यानी कॉलेज को एक अच्छी तरीके से तैयार किया, अपने बेस को मजबूत किया है। क्योंकि आपका अगर बेस नींव कमज़ोर होगी, कक्षा 1 से 12 तक अगर आपकी नींव कमज़ोर है तो वो नींव कमज़ोर हमेशा रहेगी। जिस मकान की नींव कमज़ोर भरी गई है वो आने वाले टाइम में हमेशा क्या करेगा, ढहने वाला है, यानी डसने वाला है। इसीलिए आपको मैं तो यही कहूँगा कि जो आपको अच्छा लगे, अभी जो नए कैंडिडेट है उनके लिए मैं कहता हूँ कि ज़रूर आप स्कूल शिक्षा को कंप्लीट ढंग से करें, तैयारी करें, और ग्रेजुएशन की जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ कर एग्ज़ाम दे। बिना पढ़े नकल से अगर आप डिग्री पास करते हो तो उस डिग्री का आपके लिए पास कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है, क्योंकि 12th तक तो आपने बढ़िया पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद में सिस्टम यह है कि 5,000 रुपये फीस जमा करवा देना, एडमिशन करवा देना, आपको हम 60% 90% की गारंटी लेते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी। तो ऐसी डिग्रियों के कारण ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, कंपटीशन में असफल होते हैं, क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है, लेवल 12th लेवल का है और वो एग्ज़ाम आपके ग्रेजुएशन लेवल का दे रहा है, तो ज़रूर आप असफल होंगे। और दूसरी बात, यहाँ मान लो कोई लोग किसी कारणवश असफल भी हो जाते हैं तो उसके पीछे वो कहता है कि ये डिग्री किसी काम की नहीं है, ये डिग्री किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि आपके जो माइंड से विचार आ रहा है, सोच, आपकी माइंड की सोच है या आपके माइंड का जो लेवल है वो किसके कारण बना है, उस डिग्री के कारण ही तो बना है। अब आप मान लो लोग कहते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा हमारे कहाँ काम आ रहा है, अरे तो साइन थीटा कोस थीटा आपके काम नहीं आ रहा, लेकिन साइन थीटा कोस थीटा का जो चैप्टर है वो इसीलिए भी दिया गया था कि आपका माइंड का जो सोचने विचारने जो की तर्क शक्ति है वो आपकी क्या हो, सुदृढ़ हो, इसलिए वो टॉपिक दिया था। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है आपके काम आए या नहीं आए, लेकिन वो किस लिए दिया था, वो आपके माइंड को विकसित करने के लिए दिया था। तो ज़रूर एक बार आप ध्यान रखना,
अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको सही ढंग से करे, फर्जी डिग्री से प्राप्त करने से बचे। क्योंकि आज का जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, बस 12th किया, पैसे दे दो, एग्ज़ाम में नकल करवा देंगे और आराम से अपनी डिग्री लेके आ जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम वो आपके लिए फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए नुकसान है। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। अगर मेहनत से डिग्री लेनी है तो वही सही है आपके लिए। और पहले का यही रीज़न था, क्योंकि जो लोग आगे के लिए लायक नहीं थे वो 10th में आके रुक जाते थे। भाई पुराने ज़माने में लोग 2 या 3 बार फेल हो जाते थे। 10वीं क्लास में फेल होने के कारण वो लोग क्या कर देते, 10वीं या 12वीं में फेल हो जाने के कारण तुरंत अपना काम धंधा पकड़ लेते थे। आगे के लिए उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसकी छटाई वहीं पर हो गई, आगे वही जाता और जो जाते आगे बढ़ते वो हमेशा सफल होते। लेकिन आजकल सिस्टम हो रहा है, ग्रेजुएशन तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि हमें सफल होंगे या असफल होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर अब छटाई नहीं हो रही। छटाई नहीं होने का कारण है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है। और सबसे बड़ा कारण है, जब से इस शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में आया है उसने सब के लिए बंटाधार करके रख दिया है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना भविष्य सुधारना है तो ज़रूर क्या करना है, आपको अपनी डिग्री हमेशा ओरिजिनल लेनी है। चाहे आपके 40% बने, 50 बने, लेकिन वो आपके काम आएंगे। ये नहीं कि आपको 99% की आपको डिग्री दे दे, वो किसी आपके काम के नहीं है। तो दूसरा प्रश्न अपना है कि तैयारी की शुरुआत कब से करें। भाई आप कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत आपको कब से करनी चाहिए, इसके लिए क्या करना है आपको। मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी जैसे ही 12th कंप्लीट हो जाती है, यानी 12वीं क्लास आप पास कर लेते हो, तब से आपको छोटे मोटे एग्ज़ाम जो 12वीं के लेवल के एग्ज़ाम आते हैं उनकी तैयारी आपको वहीं से शुरू कर देनी चाहिए। और प्लस साथ में आपको ग्रेजुएशन भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही मान लो फर्स्ट ईयर में शुरुआत कर दोगे तो आपको फाइनल ग्रेजुएशन होते होते आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। इसलिए आपको तैयारी की शुरुआत आपको फर्स्ट ईयर में आते ही कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, बिल्कुल बेस मजबूत होगा। और मजबूत होने के कारण आप जल्दी एग्ज़ाम को कवर कर पाओगे। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं आराम से, अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी बीएड चल रही है, अभी एमए चल रही है, पूरी डिग्रियां घर लेके बैठ जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं, जैसे घर का जो बाहर आता है उस टाइम वो सोचते हैं कि अब तो तैयारी करेंगे। तो अरे भाई साहब, आपने 3 साल तो ग्रेजुएशन, 2 साल बीएड और 2 साल 4, 3, 2, 5 और 7 साल तो ऐसे आपने गुजार दिए। अगर 7 साल भी अगर आपने ढंग से तैयारी करते तो ज़रूर आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग पहले जागरूक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जागरूक होते सारी डिग्रियां इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद उसको पता लगता है डिग्रियां तो सारी आ गई, अब क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में उसको टाइम ही लगेगा। तो इसलिए साथ साथ आप कवर करते जाइए, छोटे मोटे जो भी एग्जाम आते हैं उसी के अनुसार आपको क्या करना है, तैयारी करना है। अब तीसरा टॉपिक आपका आता है तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का कुछ एक पैटर्न होता है। आज का जो सिस्टम है वो कुछ अलग है। क्यों? कि उसी पर अपन चर्चा करने की कक्षा। सबसे पहला काम, आपने जैसे 12th कर लिया तो तुरंत आपको क्या करना है, कक्षा 6 से 12 एनसीईआरटी जितनी भी बुक्स है वो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। और अगर कक्षा 6 से 12 तक जैसे आपकी विज्ञान हो गई, एसएसटी हो गई, गणित हो गई, आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, तैयार करना है, ताकि आपकी जो बेसिक पीछे जो छूट गया है वो बिल्कुल एकदम तैयार हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल एकदम गहराई से पढ़ना। अगर गहराई से उसको नहीं पढ़कर आप गाइड को पढ़ोगे ना तो गाइड बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगी। जो मार्केट में बुक्स चल रही है उसको पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगी। लेकिन कक्षा 6 से जो 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स है वो बिल्कुल आपका है ना, एक एक आपको जो जितने भी डाउट हो सारे क्लियर करती जाएगी। क्योंकि कक्षा 6 से 12 की जो किताबें बहुत शानदार बनाई गई है, आपको किसी टीचर की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लेवल इस प्रकार है कि बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आए। इसीलिए आपको क्या करना है, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल गहराई से पढ़ना है। और जो अगर कक्षा 6 से 12 तक की बुक्स को आराम से ढंग से एक बार कवर कर लेता है, ये नहीं कि आपको एक दिन में करना, धीरे धीरे आपको क्या करना है, साथ साथ इनको भी पढ़ना है और प्लस आपकी जो ग्रेजुएशन चल रही है वो भी करनी। और उसके साथ में कोई अगर आपका कोई 12th लेवल का एग्जाम आता है तो उसके लिए भी आप क्या करना है, उसके लिए भी तैयारी करनी है और साथ साथ ये भी करना है। और ग्रेजुएशन का भी आपको बिल्कुल विशेष महत्व देना है, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री पहले में चर्चा कर चुके हैं, वो आपके लिए काम की नहीं है। तीसरी बात में नंबर पॉइंट अपना हो गया। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य तय करना। भाई साहब, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका लक्ष्य तय करना कि मेरे को इधर जाना है या इस रास्ते पर जाना है या इस रास्ते पर जाना है। वो आपने जो तय किया है
उसी रास्ते पर जाना, फिर आपको दूसरे रास्ते पर नहीं जाना। पहले अपन को रास्ता तय करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है और कौन से स्थान पर जाना, ये जरूर आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपने दो रास्ते चयन कर लिए तो दो रास्ते पर आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे, किसी भी स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। कभी इस रास्ते पर जाओगे, कभी इस रास्ते पर आओगे, तो एक ही स्थान पर आप नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आपका रास्ता एक होना चाहिए, यानी लक्ष्य एक होना चाहिए, कहने का मतलब। तीसरा आपका सिलेबस है, जिसका भी आपने वैकेंसी का मन आपने बनाया है कि मैं इस तैयारी करूंगा, या इस कंपटीशन पटवार हो गई, आपके सेकंड ग्रेड हो गई, रिट हो गई, या आपकी एलडीसी हो गई, या जूनियर अकाउंट, जो भी आपकी वैकेंसी है उसका सिलेबस आपने टारगेट कर लिया, उसका ज़रूर एक बार आप सिलेबस का निरीक्षण करें कि इस सिलेबस में क्या क्या दिए हैं, कौन से टॉपिक दिए हैं। उन सारी बातों पर एक बार सिलेबस को डाउनलोड करके ज़रूर एक बार देखें। और सिलेबस देखने के बाद में आपको चौथी बात पर आते हैं, 2 या 3 पुराने पेपर जरूर देखें कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं इस एग्जाम। अभी नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चनों को जरूर एक बार, जितनी भी 2-3 पुराने पेपर हैं उनको आराम से आप देखें एक बार। अब ये पांचवी बात आती है, कौन सी पुस्तक पढ़े। तो पुस्तक कौन सी पढ़े, यानी जितनी भी बुक्स मार्केट में चल रही है, मेरे हिसाब से तो सब सही है, लेकिन उस बुक का ध्यान रखना जिनमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ आती है। कई बार यह होता है कि अपन बुक चयन करते समय उस बुक का चयन कर लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जितनी भी मार्केट में बुक्स चल रही है वो बिल्कुल आपको सही और सही तरीके से आपको उसका चयन करना है। क्योंकि कई पुस्तकें ऐसी है, जल्दबाजी में, जैसे मान लो एग्जाम आ जाता है तो तुरंत जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, मार्केट में निकाल देते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां रह जाती है। तो उस विशेष बात का ध्यान रखें, ऑथेंटिक जो किताब है उसी को पढ़े। तो मेरे हिसाब से मार्केट वाली बुक की बजाय तो आपके कक्षा 6 से 12 एनसीईआरटी बुक्स है, वो काफ़ी है, बिल्कुल आपका कवर कर जाएगी। और मार्केट में जो चलने वाली बुक्स है वो आपका 100% एग्जाम कवर नहीं कर पाती, नहीं कर पाई। किसी भी पुस्तक को उठा के देख लो, वो बुक क्या करेगी, आपका 100% नहीं देगी। तो वो तो एक आपके लिए जो मार्केट में चलने वाली बुक्स है वो एक आपके लिए एक आधार का काम करती है, ताकि उस लेवल से आप पढ़ते रहो। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, जो कौन सी पुस्तक पढ़े, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑथेंटिक जो भी है एकदम सही लगे आपको, इसमें आपको लगता है कि इसमें गलतियां नहीं के बराबर है, कुछ गलतियां है नहीं, तो उसी पुस्तक को पढ़े। और उसी पुस्तक, अब आपके पास बुक आपने कौन सी चयन की है उस पुस्तक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका पढ़ने का तरीका जरूर आपको मैटर करेगा। आपने जो मैटर पढ़ा है वो 100% आपको आना चाहिए। अगर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने 5 बार पढ़ लिया, 10 बार फिर भी नहीं आ रहा, उसको छोड़ देना चाहिए आप। क्यों? क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे अपन, उसमें फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आपने कल जो पढ़ा था उसका रिविजन आज होना चाहिए, आज और कल पढ़ा था उसका रिवीजन कल होना चाहिए। और फर्स्ट दिन, सेकंड दिन और थर्ड दिन आपने पढ़ा, उसका रिवीजन चौथे दिन होना चाहिए। अगर आपने ऐसा पढ़ा तो आप जैसे जैसे साथ पढ़ते जा रहे हो, पीछे का मैटर आपका सॉलिड होता जा रहा है। और जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे का आपने 4 दिन का, मान लो 5 दिन का मैटर आपने 10वें दिन रिजल्ट कर रहे हो, हर दिन पढ़ने का आप क्या कर रहे हो, रिवाइजन कर रहे हो, तो उसका मतलब वो मैटर इतना सॉलिड हो जाएगा कि आपका 8 दिन का जो मैटर पड़ा हुआ है वो आप सिर्फ 10 मिनट में अंदर उसका क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको पढ़ने का तरीका, ये मेरे विचार है, आपका पढ़ने का तरीका हो सकता है मेरे से अलग हो या मेरे से बेहतर हो, तो इसलिए वो अपना जो तरीका है वो अपने अपने तरीके हैं। उसके बाद में परीक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार से पुस्तक को पढ़ना है। आपकी छठी बात आती है, परीक्षा का स्तर के अनुसार आपको क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि आप कौन सी वैकेंसी तैयारी कर रहे हो, तो उस वैकेंसी में जो उसका लेवल है, क्वेश्चनों का लेवल है, वो किस प्रकार का आएगा। अभी अगर आपने बात करेंगे, रिट की बात करते हैं, तो परीक्षा का स्तर, पहले भी मैंने रिट में एक वीडियो बनाया था कि उसमें उसका जो लेवल आएगा आपका क्लास कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित जो सिलेबस है उसी को अकॉर्डिंग माना जाएगा। लेकिन जो इसका स्तर है वो 10th 11 कक्षा 10 के लेवल का आएगा। लेकिन लोगों ने इतनी हड़बड़ाहट मचाई कि लोग खुद जो तैयारी कर रहे हैं उसके इस भी समझ में नहीं आया कि हमारा एग्ज़ाम पास होगा या नहीं होगा, रिट का पेपर कैसे आएगा। वो तो मैंने पहले बोल दिया कि पेपर आपका जो आएगा बिल्कुल सही आएगा, एकदम इजी लेवल, कक्षा 10 के लेवल का आएगा, तो उसी अनुसार तैयारी करें। इतनी टेंशन, इतना तनाव, इतना प्रेशर लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और आज आपके सामने वो पेपर पड़े हैं, देख लो कैसा आपके उसके पास लेवल आया। और हाँ, हो सकता है रीट के आधार पर वैकेंसी होती तो उसका लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता, लेकिन ये आपकी थी एक ओनली पात्रता थी, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन लेवल के हिसाब से बनाए। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इनसे बाहर नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है कक्षा 6 से 12 की जितनी भी एनसीईआरटी बुक है वो नहीं है। और कक्षा 6 से 12 तक रीट में तो सवाल ही नहीं, क्योंकि
कक्षा 6 से 8 में से ज़्यादातर क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हुबहू आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में चौथी बात आपकी आती है परीक्षा को कितना समय दे। परीक्षा को कितना समय दे। अगर आपने एकदम ढंग से आपने क्या किया है, आपने ग्रेजुएशन प्लस स्कूली शिक्षा आपने बिल्कुल सही तरीके से की है, तो आपके लिए तो बस मैटर तैयार है। आपको तो सिर्फ क्या करना है, एग्जाम में बैठना और एग्जाम देना। बिल्कुल आप निश्चित एकदम बिल्कुल एग्जाम करेक्ट कर पाओगे। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आप 6 महीने नियमित रूप से कंटिन्यू होकर आप अगर अध्ययन करेंगे, उस परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, आपके लक्ष्य के प्रति अडिग रहेंगे, 6 महीने के लिए बैठकर आराम से तैयारी करेंगे, तो 6 महीने में आपकी, लेकिन कंटिन्यू होनी चाहिए। यानी कि आपने 2 महीना पढ़ा और 1 महीना बीच में छोड़ दिया, फिर 2 महीने अगले 3 महीने पढ़ ली, तो ऐसा सिस्टम पार पड़ने वाला नहीं है। आपने जो लक्ष्य बनाया उसके लिए कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए, और वो कंटिन्यूटी आपकी लगभग अगर 6 महीने से तक रह जाती है, बिल्कुल आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है सर, लाइब्रेरी ज्वाइन करें या नहीं करें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें या नहीं करें, तो आज का जो ट्रेंडिंग चल रहा है लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी में कुछ ऐसा होता है कि मेरे तो ऐसे देखो लाइब्रेरी का माहौल सेट नहीं है, तो मैं तो मानता हूँ कि लाइब्रेरी आपने मान लो घर पर डिस्टर्ब होते हैं, तो आपने जो बाहर जाके रूम लिया है उस रूम का आप रेंट दे रहे हो, उसके अलावा आप लाइब्रेरी में 500 600 700 या 1000 रुपये उसमें दे रहे हो, तो वो आपके लिए, क्योंकि वो डिस्टर्ब करने वाला माहौल है। वहाँ पर आजकल का ट्रेंडिंग है कि लाइब्रेरी जाना है, वहाँ पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए जाते हैं या और किसी काम जाते हैं, वो अलग बात है, वो सबके अलग अलग विचार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ने के लिए भी जाते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में होता क्या, एक इधर वाला उठेगा, फिर 10-15 मिनट बाद में इधर वाला उठेगा, तो बिल्कुल आपका माइंड वहाँ पर डिस्टर्ब होगा। तो अगर वही लाइब्रेरी उपयुक्त है जो 2 घंटे तक उस लाइब्रेरी में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है, तो वो लाइब्रेरी तो उपयुक्त है। अगर मान लो हर 10-15 मिनट से गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, तो फिर वो माहौल आपके लिए लायक नहीं है, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल बार बार डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए वो लाइब्रेरी आपके काम की नहीं है। उसकी बजाय तो मैं सबसे बड़ी लाइब्रेरी आपका रूम है, उस रूम में बैठो, आराम से पढ़ो, उस ना तो आपके कोई उस रूम से बाहर जाएगा, ना कोई उसके अंदर आएगा, बिल्कुल आपका रूम आपके लिए सफिशेंट वो लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी में सबसे बड़ी आपको जितनी सुविधाएं मिलेगी, जितनी ऐसी आपकी है, जितनी कंफर्टेबल आपकी सीट है, तो उतनी आप अपने लिए अनकम्फर्टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल आरामदायक मिल रहा है, तो आपका माइंड भी क्या करने लग जाएगा, आराम करने का, बिल्कुल आराम करेगा। इसलिए माइंड जहाँ जितनी आपको असुविधाएं होगी, वहाँ आपका माइंड उतना ही काम करता जाएगा। बिल्कुल सही। तो लाइब्रेरी का चयन आप सोच समझ के करें। उसके बाद है पॉइंट नंबर आपका 6 MCQ अभ्यास। लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर दिया, बस फॉर्म भर दिया, लगा दिया, तैयारी करना है, बस MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे और एग्जाम को पास कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि ज़्यादातर सर MCQ क्वेश्चन करवा दो, वीडियो यही आते हैं, अंतिम प्रहार, राती जोगा, मतलब ट्रेंडिंग 1000 10,000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको लगातार, महा मैराथन क्लास, ऐसे कुछ काफ़ी वीडियो है। वो वीडियो आपके लिए तब तक आपके लिए सही नहीं है जब तक आपने उस टॉपिक से संबंधित थ्योरी को आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा। अगर थ्योरी को आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो सही आप क्या करना, MCQ क्वेश्चन का अभ्यास करना, ताकि आपको ये लगे कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो मतलब 50% क्लियर हुआ, 60% क्लियर हुआ या 10% क्लियर हुआ। वो आपको पता चले कि इनमें से मेरे को इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने एक बार पढ़ा, इसको 2 बार पढ़ा, उसको मैं कितनी क्वेश्चन उनमें से कर पा रहा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो कि ये नहीं, अगर आपने 100 क्वेश्चन का एक वीडियो अगर आपने देख लिया, तो अगर वापस 100वां क्वेश्चन करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि उससे संबंधित आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, उससे संबंधित रिलेटेड आपने जो थ्योरी थी उसको पढ़ा ही नहीं, तो फिर पहला क्वेश्चन आपको याद कहाँ से रहेगा। तो MCQ को जो क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो आपको पहले आपको टॉपिक क्लियर करना, उससे संबंधित जो थ्योरी दे रखी है उसको आपको क्लियर करना, उसके बाद आपको MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आजकल का जो ट्रेंड है वो कुछ अलग चल रहा है, तो मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ, वो फिर आपकी जो मर्जी है वो अलग है। तो MCQ क्वेश्चन का अभ्यास हमेशा टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद में आपको टॉपिक में से आपने कितना पढ़ा या कितना आपने अपने अंदर लिया, उसके लिए चेक करने के लिए MCQ क्वेश्चन का अभ्यास आपको करना चाहिए, और यह क्वेश्चन आपको यूट्यूब वगैरह पर देखने चाहिए। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है 3-4 मॉडल पेपर अभ्यास। आपको मान लो आपने पूरी तैयारी कर ली अच्छी तरीके से, तो और कंप्लीट आपका एग्जाम नज़दीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, 10 दिन पहले आपको 3-4 या मिनिमम आपको क्या करना है, 3-4 मॉडल पेपर अभ्यास ज़रूर कर लेना, ताकि आपका टाइम रहते उस टाइम का मैनेजमेंट हो सके, और आपकी प्रैक्टिस कैसी है और उस पेपर का अभ्यास कर पाओ, ओमार कर पाओ उस टाइम। बस 3-4 मॉडल पेपर अभ्यास का मतलब है आपका टाइम मैनेजमेंट, मेन मकसद तो यही होता। अब बाकी रही कि मॉडल पेपर ने आपको अभ्यास कर लिया, तो इतना काम करोगे तो आपको इस दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। ज़रूर आप
सफल हो गए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।